महाकाल। जी हाँ, सही सुना आपने। जो इस कोरोना के संक्रमण काल में महाकाल के रूप में उभरे हैं, उन्हें वैश्य व्यापार न्यूज चैनल सैल्यूट करता है। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल से जुड़े बोर्ड मेंबर्स, लाइव मेंबर्स और हमारे भिन्न भिन्न जिलों में तैनात रिपोर्टर्स सिर्फ इस कोरोना काल में रिपोर्टिंग ही नहीं, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के मरीजों को निशुल्क खाना, पानी और शमशान में लकड़ियों को जुटाना, कोरोना के मरीजों को शमशान तक पहुंचाना, कोरोना के मरीजों को यथासंभव अस्पतालों तक एवं ऑक्सीजन निशुल्क मुहैया कराने में सबसे फ्रंट लाइन में अगर कोई खड़ा है तो वो है देश के वैश्य एवं व्यापारी समाज। इनकी भूमिका एवं योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्हें सदियों तक इतिहास याद रखेगा। तो आइए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल की खास एपिसोड कोरोना के महाकाल में आपका स्वागत है। मैं माधुरी कश्यप, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। आज हम आपको वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन के चेयरमैन और वैश्य व्यापार के बोर्ड मेंबर यशपाल गुप्ता से हुई बातचीत दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि यशपाल गुप्ता दिल्ली विधानसभा के पहले अध्यक्ष और स्वर्गीय श्यामा चरण जी के पुत्र हैं और वो भाजपा एवं वैश्य समाज के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे हमारी सहयोगी उषा कश्यप ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन के चेयरमैन यशपाल गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपका भी धन्यवाद। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यशपाल गुप्ता जी समाज सेवी भी हैं, जो शहर शहर सेवाएं दे रहे हैं इस कोरोना के कहर में। तो सबसे पहला सवाल सर, इस कोरोना वायरस के कहर में ये जो वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन है, ये कहां-कहां अपनी सेवाएं दे रहा है और किस हद तक लोगों की मदद कर रहा है? पहला सवाल आपसे। देखिए, इस समय जो है ये कोरोना दिल्ली नहीं संपूर्ण भारत में फैला हुआ है और इसकी स्थिति काफी गंभीर है। दिल्ली में भी हम लोग मदद कर रहे हैं, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, क्या इंदौर में है, रायपुर में है। रायपुर के अंदर, इंदौर के अंदर गैस के सिलेंडर और कंसंट्रेटर जो है इसके, उसकी मदद की जा रही है। गाजियाबाद के अंदर अभी एक एम्बुलेंस चालू की गई है जो मरीजों को ले जाने का काम कर रही है और जो कोरोना काल से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको शमशान में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अभी वो हमने जो कंसंट्रेटर खरीदे थे वो काफी ऊंची कीमतों पे लिए थे। अभी पीछे एक स्कैंडल दिल्ली में आया है, पता लगा है। अभी हम दिल्ली के लिए भी कोई 12-15 कंसंट्रेटर खरीदने का विचार है हमारा, 12 से 14 तारीख के बीच में। अभी देखते हैं कितने के मिलते हैं। तो दिल्ली में भी हम कंसंट्रेटर के माध्यम से अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो साथी हैं अपने अपने स्थान पर जो कोरोना मरीज हैं उनके परिवारों को खाना भी पहुंचा रहे हैं, जहां से जैसे आवश्यकता है। लोकल लेवल पे हमने कोई सेंट्राइज नहीं किया। आपकी एक बड़ी टीम कोरोना वायरस में लड़ने का काम कर रही है, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है, अस्पताल प्रोवाइड करा रही है, साथ ही शमशान में जगह भी प्रोवाइड करा रही है। ठीक कह रही हैं आप। शमशान में जगह के लिए तो काफी देर में नंबर आता है, फिर भी प्रयास करके बोल चाल करके लोगों को किसी तरीके से कराते हैं। अब एक शमशान से दूसरी शमशान में भी ले जाना पड़ता है कई बार। सबसे पहले जो आपने कहा कि शमशान में जगह नहीं मिल रही है और कई मरीज तो केवल स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उनकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। कईयों की तो हॉस्पिटल में हो गई कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी। जयपुर गोल्डन में हो गई, गंगाराम के अंदर हो गई। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये। और एक चीज मेरी और समझ में नहीं आता, जो 400-400, 500-500 बेड के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर आईसीयू बेड 50 या 60 हैं। ये तो शुरू से ही हमारी कोई प्लानिंग में समझता हूँ कहीं ना कहीं कमी रही है कि भी हमने आईसीयू बेड कम। इसी पे आपके जवाब पे अगला सवाल सर,
जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली में जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है अकॉर्डिंग टू दूसरे जो स्टेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आपको लगता है इस भयावह स्थिति में भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे? दिल्ली को 89 मिलियन टन ऑक्सीजन प्रोवाइड हुआ था 2 दिन पहले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 700 मिलियन टन आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो क्या लगता है 89 और 700 में कितना अंतर है, कितनी की जरूरत है और कितना मिल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, अब तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, अब तो 700 के ऊपर ही केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कमी स्टेट गवर्नमेंट्स की, आपने कहा 89 है, लेकिन इससे पहले जो था 200, 250, 300 मीट्रिक टन मिला है। और एक्चुअली क्या है, सेंट्रल ने अलॉट कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, चाहे वो किसी की वजह से नहीं थी। मतलब केंद्र का कहना था कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है, ट्रांसपोर्ट करना ये स्टेट का काम है। एज अ समाज सेवी आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो काम सरकार का है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है वो काम। आप लड़ते होंगे अस्पतालों में बैठ के लिए, जूझते होंगे शमशान में कि हाँ लोग जब मर गए हैं एटलीस्ट तब तो उनका सम्मान से अंतिम संस्कार हो जाए। आप जूझते होंगे, सरकार पर कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता होगा कि आखिर आपने किसको चुन लिया, हमने किसको चुन लिया। कंडीशन होती है, क्या फील करते हैं आप? आपके लोग फील्ड पर रहते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं, उस समय पे क्या स्थिति रहती है? परिजनों की क्या स्थिति रहती है? आपकी खुद की क्या स्थिति रहती है? आपका मनोबल किस तरह से टूटता है और सरकार पर आपको कितना गुस्सा आता है? देखिए, ऐसा है, दिल्ली के अंदर कम से कम 50-100 फोन रोज आते हैं, किसी को हॉस्पिटल बेड चाहिए। बल्कि ये आपने कहा तो मैं, अभी एक हमारे साथी हैं, उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, उससे पहले उन्होंने कई लोगों को फोन किया कि भाई कहीं उनका हॉस्पिटल में इंतजाम हो जाए, कोई करा नहीं पाया। फिर अपनी सुविधा से उन्होंने मूलचंद हॉस्पिटल में उनको एडमिशन करा दिया, लेकिन 3-4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो जब उसे वहां ले गए, वो कहीं ले जाना चाहते थे दूसरे शमशान में, लेकिन इन्होंने शमशान थोड़े अलॉट किए हुए हैं कि भाई मूलचंद में जैसे डेथ हुई है तो उसका निजामुद्दीन में ही क्रिया, मतलब उसकी क्रिया हो, मतलब उसका दाग दिया जाएगा। तो उसने फोन करके ये कहा कि भाई चलो ऐसा है, आप लोग हॉस्पिटल में मदद नहीं कर सके, कम से कम फूकने में तो मदद कर दो हमारी। अब जब ये लोगों के विचार में इसलिए बता रहा हूं कि सवाल ये वहां भी मदद नहीं कर पा रहे हैं ये, मतलब क्योंकि अब वहां काले सराय में जहां है, वहां तो मैदान को ही उन्होंने शमशान बना दिया है। वहीं चिताएं, सामूहिक चिताएं जल रही हैं, एक के साथ एक बिठा के चिताएं जल रही। ये तो भयानक है ही है, लेकिन अब इन सब के करने से इस समस्या का समाधान होना नहीं है। हमारा समाधान तो इसमें है कि आपने कभी ऐसी स्थिति देखी आज से पहले? नहीं, कभी नहीं देखी, सुनी भी नहीं थी। से बात करें, चारों तरफ उदासीनता है, लोगों में पैनिक है। एक छोटा सा आखिरी सवाल, शादी में 50 लोग, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 500 लोगों को अनुमति दी गई, इस पर आप छोटी सी राय रख दीजिए। नहीं, इसमें तो ऐसा, जो अनुमति दी गई किसने दी? चुनाव आयोग ने दी। हम इस समय क्या कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं क्रिटिसिज्म करने के लिए, जो आपका क्रिटिसिज्म करता है वो आपके खिलाफ बोल रहा है, जो बीजेपी का क्रिटिसिज्म करता है वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, जो तूलमूल का क्रिटिसिज्म करता है वो तूलमूल के खिलाफ बोल रहा है। तो उससे क्या होगा? मरने वाला देखेगा तीनों के मुंह। मरने वाले को तो मदद चाहिए, उसको मदद कोई दे नहीं रहा, उसको मदद चाहिए ना। वो जो मर रहा है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन दीजिए। जिसको जो हॉस्पिटल ले जाना है उसको हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन देगा कौन? देगी तो सरकार ही ना। यही कह रहा हूं ना कि कोई जिम्मेवारी लेके, पहली बात तो ये है कि जिम्मेवारी जिसकी जिम्मेवारी हो, अधिकार उसके होने चाहिए, और बस जिम्मेवारी। छोटा सा सवाल फिर अंत करेंगे इसका। बंगाल चुनाव हुए उस समय इतनी गैदरिंग हुई, अगर वहां पर कुछ इस तरीके के इंतजाम होते कि बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी, जिस तरह से मेट्रो में होता है, टेम्परेचर चेक होता है, नेता वहां पर खुद कहते कि आप मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। दीदी ओ दीदी कहने की बजाय अगर ये कहा जाता प्लीज आप लोग मास्क लगाइए, तो क्या आज देश की तस्वीर कुछ और होती? देखिए, आप फिर व्यक्तिगत सवाल कर रही हैं मेरे से, आप व्यक्तिगत आक्षेप
इस समय मैंने कहा व्यक्तिगत आक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अब एक कह रहा है कि वो दीदियों दे दी, दूसरा कह रहा है खेला हो गए। अब ये सवाल क्या खेला हुआ है मुझे बताइए? खेल तो हो गया ना। अगर आप व्यक्तिगत बात करती हैं, अगर कोरोना फैल गया तो हो गया खेल। आप मुझे बताइए कि किसको क्या मिला? चुनाव एक पार्टी तो सभी जिम्मेदार है, पार्टी तो सभी जिम्मेदार है, लेकिन कहीं भी आप ये गलती मानने को तैयार नहीं है कि चुनावों की वजह से कोरोना वायरस का दूसरा कहर हमारे देश में आया है। देखिए ऐसा है, चुनाव हमारे देश में जो आई है लहर दूसरी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका थोड़ा विस्तार अवश्य हुआ है। मेरा कहना यह है कि आपस में सामंजस्य बिठाएं और कोई एक दूसरे में छीटाकशी ना करे। व्यक्तिगत कोई भी किसी पे, किसी राजनीतिक दल पे इस समय विषय नहीं है। वो हम 6 महीने बात कर लेंगे। पहले हमें इस पे विजय पानी है। एक सेंट्रल बना के सारे स्वास्थ्य सेवाएं उसके अंडर काम करें और जहां जिसकी ड्यूटी लगाई जाए, पहले अपने कर्तव्य को समझे, अधिकार की बात बाद में करें। हमें इस समय ऐसा देश में माहौल बनाना चाहिए जैसा फर्स्ट के टाइम में बहुत अच्छा माहौल बना था और हम उससे निकल के आ गए थे। नवंबर दिसंबर के बाद 2 महीने 3 महीने देश चैन सुख से रहा। उसके बाद ये दूसरी लहर आई। अब इसको भी उसी ढंग से हमें इसको एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की मदद कर कर जहां भी हो सके लोकल लेवल पे हमें इसको सामना करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखा आपने वैश्य बल फाउंडेशन के चेयरमैन ने कैसी सजगता के साथ हमारी सहयोगी उषा कश्यप के कठिन सवालों का कितनी सरलता से जवाब दिया, और उन्होंने ये बताया कि उनकी संस्था कैसे पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आ रही है और किस स्तर पर कार्य कर रही है।